हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो ये जो घटना मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, ये उस टाइम की है जब मैं क्लास 3 में था। दरअसल उस टाइम पर मैं अपने नाना जी के घर गया हुआ था। मैं आपको बता दूं कि मेरे नाना जी का घर बहुत ही बड़ा है और उनके घर के पीछे के साइड में ही एक बड़ा सा तालाब भी है, जिसके आसपास से कई सारे पेड़ भी हैं। पेड़ों में ज़्यादातर आम के और इमली के ही पेड़ हैं। अधिक पेड़ होने के कारण वो एरिया एकदम जंगल टाइप का लगता है। मैं उस टाइम पर 3rd क्लास में था और जो मैं घटना आपको बता रहा हूँ ये 2006 से भी पहले की है। लेकिन पुरानी बात होने की वजह से मुझे एक्चुअली साल याद नहीं है। लेकिन वहाँ हुई घटनाएं कुछ इस तरीके की थी जिन्हें मैं शायद बूढ़ा होने के बाद भी ना भूल पाऊँ। तो उस टाइम पर जब हम अपने गांव में गए ही थे, तभी मुझे पता चला था कि हमारे आने के कुछ दिन पहले ही वहाँ पर किसी आदमी ने सुसाइड कर लिया है, ये जिसकी उम्र यही 45-50 के आसपास थी। गांव के बच्चों से पता चला कि उस आदमी ने फांसी लगा ली थी। कुछ दिन ऐसे ही बीते और सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा। मैं रात के समय अपने दोनों मामा जी के पास सोता था। वहां गए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि रात के समय हमें अचानक से एक बार बाहर किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी। हम आंगन से सटे हुए कमरे में ही सोए हुए थे और इस आवाज के कारण तुरंत ही मेरी आंख खुल गई। मेरे मामा ने उठकर बाहर जाके भी देखा, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। ये घटना वैसे तो याद करने लायक ज़्यादा है नहीं, लेकिन परेशानी की बात ये थी कि ये वाली घटना सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि इसके बाद अगले कुछ दिन तक लगातार होती रही। हर दिन का सिलसिला हो गया था कि हमें किसी न किसी के भागने की आवाज़ आती थी और जब हम बाहर देखते तो वहाँ पे कोई ना होता। लेकिन क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था, इसलिए हम भी इसे इग्नोर कर दिए थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हम सबको डरा दिया। एक रात की बात है, मेरी मम्मी दरअसल तालाब के पास वाले एक इमली के पेड़ के पास गई थी। अब वो वहाँ पे किस लिए गई थी ये तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन बस इतना पता है कि वो वहाँ पे गई थी किसी काम से। लेकिन जब हम सबको वो मिली तो वो उसी जगह पर बेहोश लेटी हुई थी। यहाँ तक भी एक बार को सब कुछ ठीक ही था, लेकिन जब उन्हें उस रात में घर पे लेके आया गया तो आप यकीन नहीं करोगे, मैंने अपनी आंखों से देखा था। ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बहुत ही जोर से थप्पड़ मारा हो और वो एक तरफ को जाकर नीचे गिर गई थी। ये मैंने, मेरे मामा ने और मेरी नानी जी ने सबने देखा था। और उस दिन ही सभी लोगों को इस बात का अंदाजा हो गया था कि कुछ तो है जो कि ठीक नहीं है। दिन पर दिन ये वाले जो हादसे थे ये बढ़ने लगे। घटनाएं कई तरीके की होती, छोटी बड़ी। इसीलिए मेरे नाना जी ने सोचा क्यों ना घर में एक हवन करवाया जाए। बेसिकली मैं एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ और हमारे यहाँ जब भी कुछ ऐसा होता है तो उस टाइम पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा ही हुआ। उस पूजा के बाद सब कुछ मानो बिल्कुल नॉर्मल हो ही गया था, लेकिन ज्यादा दिनों के लिए नहीं, मुश्किल से एक हफ्ते के लिए ही ये सब घटनाएं बंद हुई होंगी और उसके बाद ये सब एक बार फिर से स्टार्ट हो गया। मेरे नाना जी को कहीं ना कहीं शक था कि वो जो आदमी जिसने इमली के पेड़ पर फांसी लगाई थी ये उससे रिलेटेड हो सकता है। इसीलिए उन्होंने उस पेड़ को ही कटवाने का सोचा और जब उन्होंने अपना ये विचार सबको बताया तो सब लोग राजी हो गए। अब दरअसल बात ये थी कि वो पेड़ कोई छोटा मोटा इमली का पेड़ नहीं था, बल्कि साइज में काफी बड़ा था, जिसे काटने में 1 से 2 दिन आराम से लग जाते। जिस दिन उस पेड़ को काटना स्टार्ट किया उस दिन ही एक बुरी घटना हुई। सुबह से लेकर दोपहर तक उस पेड़ को काटने का काम चलता रहा और शाम को मेरे बड़े मामा का एक्सीडेंट हो गया। नानी और बाकी सबके कहने पर नाना जी को थोड़े दिनों के लिए और रोक लिया गया, लेकिन नाना जी अपने मन ही मन में निश्चय कर चुके थे कि उस पेड़ में ही गड़बड़ी है और उसे काटना ही पड़ेगा। मामा का एक्सीडेंट होने के 5वें या फिर 6ठे दिन जब हम सब लोग सुबह सुबह उठे
तो हमें वो पेड़ कटा हुआ मिला। दरअसल दिन में तो हम लोग रोक लेते थे नाना जी को, लेकिन रात के समय नाना जी हर दिन उस पेड़ की कटाई का काम जारी रखे हुए थे और उस दिन वो पेड़ फाइनली कट के नीचे गिर गया था। लेकिन नाना जी को क्या पता था कि उन्होंने शायद कोई गलती कर दी है। पूरा दिन बिल्कुल ठीक से बीता, कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन अगले दिन रात के समय मेरी नानी की अचानक से रात में आंख खुली। उन्हें बाथरूम जाना था और जैसे ही वो रूम से बाहर गईं तो उन्होंने देखा नाना जी वहीं जमीन पे लेटे हुए थे। नानी ने बड़ी जोर से शोर मचाया और मामा लोग जल्दी से उन्हें लेकर हॉस्पिटल चले गए। मैंने आपको बताया नहीं, दरअसल मेरे नाना जी और दादाजी का घर ज्यादा दूरी पर नहीं है। मुश्किल से मेरे दादाजी और नाना जी के घर में 1.5 किलोमीटर की ही दूरी होगी। तो जब हमें ये खबर पता चली, उस टाइम पर हम अपने दादाजी के घर पे थे और हम फौरन से ही हॉस्पिटल के लिए निकल गए। लेकिन जिस टाइम तक हम हॉस्पिटल में पहुंचे, उस टाइम पर मेरे नाना जी की मौत हो गई थी। किसी को भी नहीं पता था कि उनकी मौत क्यों हुई है। हॉस्पिटल वालों ने बस इतना कहा कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। पूरा परिवार नाना जी की इस असमय मृत्यु से काफी ज्यादा दुखी था। दिन थोड़े मुश्किल से कट रहे थे। उस टाइम तो मुझे इस सब का ज्यादा अंदाजा था नहीं, लेकिन अब जब सोचता हूँ तो आंखों में आंसू अब भी आ जाते हैं। थोड़े दिन बीते ही थे मेरे नाना जी को गए हुए। कुछ ही दिन हुए थे कि मेरे मामा जी के साथ एक घटना हुई। तो हुआ यूं, एक दिन रात के समय मेरे मामा शॉप बंद करके घर आने वाले थे। हमारी दुकान पर एक लड़का भी काम करता है जो कि हमारे घर से कुछ दूरी पर ही रहता था। तो उस दिन मेरे मामा जी ने उससे कहा कि आओ मेरी बाइक पे बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे ड्रॉप कर देता हूँ, उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा। और ऐसा कहकर उन्होंने उसे अपनी बाइक पर बिठा लिया। शाम का समय था और ठंड भी बढ़ गई थी और उस टाइम पर लाइट की सुविधा तो वैसे होती ही नहीं थी, इसीलिए रोड पे अंधेरा ही था। अब मेरे मामा जब अपनी बाइक से एक मोड़ पर पहुंचे जहां से वो पेड़ों वाला रास्ता शुरू होता है, तो उन्होंने अपनी बाइक रोक दी। उस लड़के ने पूछा कि क्या हो गया, तो उन्होंने कहा सामने देखो। बिल्कुल साफ तो नहीं दिख रहा था, लेकिन इतना समझ आ रहा था कि सामने पेड़ों के पास एक लड़की खड़ी हुई थी, क्योंकि उस टाइम पर अंधेरा अक्सर दिख ही जाता था और गांव के लोग हमेशा ही टॉर्च अपने पास रखते ही थे। इसीलिए मामा जी के पास भी टॉर्च थी। तो उन्होंने अपनी टॉर्च को ऑन किया और जहां पर उन्हें वो लड़की दिख रही थी उस तरफ वो टॉर्च की। मेरे मामा वैसे तो काफी निडर टाइप के हैं, जैसा कि ज्यादातर गांव वाले होते हैं, लेकिन उस दिन उनके भी पसीने छूट गए। डरने की वजह ये थी कि जब मामा जी ने उस लड़की पर टॉर्च मारी तो टॉर्च की लाइट सीधा उस लड़की के आर पार निकल गई। मतलब टॉर्च की लाइट उस लड़की के ऊपर पड़ने की जगह उस लड़की के पीछे पेड़ पर जा रही थी। मामा ने उसके बाद थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश की तो उन्होंने महसूस किया कि वो उस लड़की के आर पार देख पा रहे थे। मामा को सच में बहुत ज्यादा घबराहट सी हुई, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा ही कहते थे जब भी ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाओ तो फौरन ही बीड़ी जला लेनी चाहिए। और मेरे मामा बीड़ी पीते भी थे और इसीलिए उन्होंने अपनी जेब से जल्दी से बीड़ी निकाल ली और फौरन ही जला ली। उसके बाद जो मेरे मामा ने देखा वो बिल्कुल भी यकीन करने लायक नहीं था। मेरे मामा ने जैसे ही वो बीड़ी जलाई तो वो जो लड़की वहां पे खड़ी थी वो दूसरी दिशा की ओर जाने लगी। लेकिन डरने की बात ये थी कि वो उस दिशा में चलकर नहीं बल्कि हवा में तैर कर जा रही थी। मामा ये बात साफ देख सकते थे कि उसके पैर जमीन से काफी ऊपर हवा में थे और वो एक घर की ओर जा रही थी। वो लड़की जिस घर की ओर जा रही थी वो भी हमारे जानने वाले ही थे। मामा ने उस टाइम तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही वो लड़की उनकी नजरों से गायब हुई वो फौरन ही भागकर उनके घर पे गए जिनके घर में उन्होंने उस लड़की को जाते हुए देखा था। उन्होंने गेट खुलवाया और उनसे कहा कि आपके घर में एक साया आया है। इसी समय उस घर में जो बड़े बुजुर्ग थे वो समझ गए कि मेरे मामा क्या कह रहे हैं। उन्होंने पूरा घर देखा लेकिन वहां पर कोई भी नहीं मिला। फिर भी उन्होंने कोई रिस्क ना लेते हुए अपने पूरे घर में उसी समय गंगा जल का छिड़काव किया। उस दिन के बाद से काफी समय तक कोई भी घटना नहीं हुई। हम भी घर लौट गए।
तकरीबन 1 महीना बीत गया, लेकिन कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई। लेकिन उसके बाद फिर से घर में अजीब सी पायलों की आवाज़ आने लगी थी। रात में ऐसी भी आवाज़ें आती कभी कभी कि मानो कोई खास रहा हो, और कभी कभी किसी औरत की चलने के बाद पायलों की आवाज़ आती। मेरे मामा इस बात को फिर भी इग्नोर कर देते थे, लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब एक बार मासी और उनके हस्बैंड घर आए हुए थे। मेरे जो मौसा जी हैं वो थोड़ी बहुत ज्योतिषी कर लेते हैं और काली माता के भक्त भी हैं। तो हुआ यूं कि एक रात करीब 1 बजे के आसपास वो टॉयलेट करने के लिए बाहर गए थे। बाहर आकर वो थोड़ा ऐसे ही खड़े होकर देख रहे थे, तो उनकी नज़र पड़ी पीछे के पेड़ों की ओर। तो उन्होंने देखा पेड़ों के पास में ही एक औरत चल रही थी। उस औरत ने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन डरावनी बात यह थी कि वो औरत किसी जानवर की तरह अपने चारों पैरों पर चल रही थी। मौसा जी को हल्की सी घबराहट हुई, फिर भी वो वहां से गए नहीं और उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें वाकई में डर लगा। उन्होंने ध्यान दिया कि जब वो अपने पंजों को नीचे रख रही थी तो उसके पंजे जमीन के अंदर चले जा रहे थे। उन्होंने देखा कि धीरे धीरे ऐसे ही चलते चलते वो पेड़ों के बीच ही कहीं गायब सी हो गई। लेकिन पता नहीं फिर भी उन्होंने इतनी हिम्मत कहाँ से आई। उन्होंने टॉर्च उठा के जलाई और उसके पीछे पीछे जाने लगे। मौसा जी बताते हैं कि उस रात वो उस साए के पीछे काफ़ी देर तक गए और जंगल में घूमते घूमते ही फिर वो साया कहीं पर गायब हो गया। मौसा जी वैसे दिखाते तो नहीं हैं, लेकिन इस घटना से वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, इतना कि वो अगले ही दिन वापस चले गए। कुछ दिन और बीत गए और उसके बाद मेरी नानी को धीरे धीरे अजीबोगरीब सपने आने लगे। ऐसे सपने जिनमें वो अनजान लोगों को सामने वाले पेड़ों पर झूला झूलते हुए देखा करती थी। लेकिन डरावनी बात यह थी कि वो जिन लोगों को झूला झूलते हुए देखती थी वो सब लोग पहले ही मर चुके थे। घटनाएं धीरे धीरे बढ़ती और खुद ही कम हो जाती। एक बार फिर से हम लोग वापस से मामा जी के घर गए, तो रात में मैं और मेरे एक रिश्तेदार का लड़का, जो कि मेरा भाई ही लगा, हम दोनों साथ में ही सो रहे थे। तो हम लोग जिस तरफ फेस करके सोए हुए थे तो उसके सामने ही एक खिड़की सी थी। मतलब अगर हम जहाँ लेटे थे वहाँ से सामने देखते हैं तो सीधा उस विंडो पर ही नजर जाती है। हम दोनों आराम से सोए हुए थे, लेकिन रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास मेरी नींद खुल गई। सच में आँख खुलते ही जो मैंने देखा वो बहुत भयानक था। मैंने देखा कि सामने जो खिड़की थी उस खिड़की पर किसी का हाथ आया हुआ था, और सबसे ज़्यादा डरावनी बात ये थी कि वो हाथ बिल्कुल ही एकदम सफ़ेद सा था और हाथ के अलावा कोई भी बॉडी पार्ट नहीं दिख रहा था। अब वो देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मेरे मुंह से कोई चीख भी नहीं निकली। मैं बस एकदम से उठकर बैठ गया और सामने ही देखता रहा, मानो मैं बिल्कुल सदमे में चला गया था कि आखिर ये मैं क्या देख रहा हूँ। और सच में वो बात याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने पैर की मदद से अपने भाई को उठाया। वो भी उठा और उसने भी खिड़की की तरफ देखा। जैसे ही उसने वो हाथ देखा, वो बड़ी जोर से चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे ही चला गया। हम दोनों ने मम्मी को उठाया, लेकिन जब तक मम्मी वहाँ पर आकर देखती तब तक वहाँ पे वो जो भी था वो गायब हो चुका था। इस घटना के बाद तो मानो पानी सर के ऊपर ही जा चुका था। मामा ने पूरे गांव में हर पंडित से बात करी कि आखिर इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। तो एक पंडित ने अंत में घर में एक बड़ी सी काली पूजा करवाने के लिए कहा। तो हमने कहा ठीक है, हम वो काली पूजा करवाएंगे। वो पंडित आए और हमारे घर में एक बहुत बड़ी काली पूजा हुई, और सच में उस पूजा के बाद से ये सारी घटनाएं होना बंद हो गईं। जितनी भी घटनाएं उस घर में हम सबके साथ हुई थी, ये हम सबके लिए किसी बुरे सपने से कम ना था। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये घटनाएं डरावनी लगे और कुछ को ना भी लगे, लेकिन हमने ये सब महसूस किया है और होते हुए देखा है। इसीलिए हमें तो जब भी इस घटना की याद आती है तो हमारी रूह कांप जाती है। अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। ये घटना हमें बताई है हमारी सब्सक्राइबर निकिशा ने।
आइए अब आगे की कहानी आपको मैं वैसे ही बताता हूँ जैसे उन्होंने मुझे बताई है। मैं आपसे एक और सच्ची घटना शेयर करना चाहती हूँ। ये घटना मुझे मेरी फ्रेंड ने बताई है और ये घटना एक्चुअली में एक मैथ के प्रोफेसर के साथ घटी है। ये घटना सुनने में ही इतनी डरावनी लगती है मुझे, तो पता नहीं उस बेचारे टीचर का क्या हाल हुआ होगा जिन्होंने ये सब देखा और महसूस किया था। आगे की घटना मैं आप सभी को उन मैथ्स के प्रोफेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताती हूँ। ये घटना कुछ 12 साल पहले मेरे साथ घटी थी। मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के मीरा रोड वाले ब्रांच में मैथ्स पढ़ाता हूँ। एक दिन हर रोज की तरह मैं मैथ्स की क्लास ले रहा था। मेरा लास्ट बैच रात में 8 बजे से 10 बजे तक का होता है। जी हाँ, मुंबई में 10-11 बजे तक क्लासेस लेना आम बात है। उस दिन जैसे ही आखिरी क्लास खत्म, मेरा एक स्टूडेंट मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि सर, कल मेरा मैथ्स का एग्जाम है, उसके लिए मुझे रिवीजन करना है, प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो। उस लड़के को मैं जानता था, वो पढ़ने में अच्छा भी था, इसीलिए मैंने उसकी उसी टाइम पर एक एक्स्ट्रा क्लास ले ली और रात में 12 बजे तक मैंने उसका रिवीजन करवाया। वो लड़का पास के एरिया में ही रहता था। उसे घर जाने में कुछ ही मिनट का समय लगता, इसीलिए उसे कोई खास दिक्कत नहीं हुई। 12 बजते ही वो अपने घर चला गया, पर उसके जाने के बाद मुझे सारी लाइट्स ऑफ करनी थी, क्लासरूम लॉक्स करने थे और उसके बाद शटर डाउन करके तब जाना था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसे रोक लूं, लेकिन जब तक मैंने ध्यान दिया तब तक वो जा चुका था। अब क्योंकि लास्ट लेक्चर मैथ्स का ही होता है, इसलिए उस टाइम पर वहां मौजूद मैं इकलौता टीचर था। पूरा इंस्टीट्यूट बंद करने में मुझे लगभग 15 मिनट लग गए। अब मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि आखिर मुझे घर कैसे जाना है। मैं वैसे करता भी तो क्या, मैं एक टीचर था, मेरा भी फर्ज था कि मैं उस लड़के के मैथ्स के एग्जाम की तैयारी करवाता। उसके डाउट्स क्लियर करते करते 2 घंटे कब बीत गए ये मुझे पता ही नहीं चला। एनीवेज, मुझे पता था कि लास्ट बस रात में 11:30 बजे की होती है और उसके बाद सीधा सुबह में 5 बजे की। मैंने फिर भी सोचा बस स्टॉप पे जाके 10-15 मिनट वेट कर लेता हूँ, ये सोच के कि क्या पता कोई बस आ ही जाए, और अगर नहीं आई तो थोड़ा दूर और चल के रिक्शा स्टैंड से जाकर रिक्शा लेकर घर जाऊंगा। मीरा रोड पर वो कौन सा बस स्टॉप था मैं आपको नहीं बता सकता, पर वो बस स्टॉप चौराहे के नजदीक था। अगर आप गेस कर सकते हैं तो ठीक है। एक्चुअली वो बस स्टॉप इस तरीके का है कि रोड के दोनों साइड वहां पर बस खड़ी होती है, बिल्कुल आसपास नहीं, थोड़ा आगे पीछे। मैं उस समय राइट वाली साइड पे खड़ा हुआ था। मुझे खड़े हुए वहां पर बस 5 मिनट ही हुए होंगे कि तभी अचानक से सामने वाली साइड पे कई सारे कुत्ते एक साथ भौंकने लगे। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैंने ध्यान दिया तो मैं थोड़ा हैरान हो गया। एक्चुअली वो कुत्ते एक ग्रुप बना के सामने देखकर भौंक रहे थे और गोल गोल चक्कर लगा रहे थे। अब मुझे तो उनके सामने कुछ दिखाई दे नहीं रहा था, लेकिन फिर भी ये काफी अजीब सा था। कुछ मिनट और बीत गए और अब वो कुत्ते भौंकने की बजाय रोने लगे। उन कुत्तों के रोने की आवाज सुनकर मैं भी उनकी तरफ देखने लगा, और जब मैंने उनकी तरफ देखा तो 1 सेकंड को तो मेरे को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। मैंने देखा कि उन कुत्तों के पास में ही एक औरत सफेद साड़ी पहने खड़ी हुई थी। फिर भी मेरे माइंड में डायरेक्ट ऐसा कोई ख्याल नहीं आया कि ये ऐसा कुछ होगा, तो मैंने सोचा शायद किसी के अंतिम संस्कार में या तो वो जा रही होगी या फिर आ रही होगी वहां से, मे बी किसी के पिकअप करने का वेट कर रही हो। थोड़ा बहुत सहम तो मैं गया था, लेकिन फिर भी मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। कुछ 10 मिनट और बीत गए और मेरी नजर एक बार फिर से उस औरत पर गई। मैंने इस बार उस औरत को थोड़ा ध्यान से देखा और सच में जब मैंने ऐसा किया तो मेरे होश उड़ गए। मैंने ध्यान दिया कि उस औरत के पेट पर भी एक शक्ल बनी हुई थी, बिल्कुल वैसी ही शक्ल जैसे उसके चेहरे की थी। सच में मेरी बातें आपको अजीब लग रही होंगी, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। जो मैंने देखा वो आपको बता रहा हूँ। मुझे अपनी आंखों देखे पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने साड़ी पहनी थी, इसीलिए उसका पेट एक्सपोज हो रहा था और इसी वजह से उसकी वो दूसरी शक्ल साफ दिख रही थी। और मुझे उस टाइम पर जाके रियलाइज हुआ कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है।
मेरे दिमाग में सबसे पहले सिर्फ एक ही ख्याल आया, इससे पहले माहौल और ज्यादा बिगड़ जाए, मैं यहाँ से धीरे धीरे रिक्शा स्टैंड पे चला जाता हूँ और जल्दी से घर चला जाता हूँ। पर दिक्कत ये थी कि जिस दिशा में मुझे जाना था उसके लिए मुझे रोड क्रॉस करना था, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था वो स्टॉप चौराहे के पास था और मुझे उसी जगह से गुजरते हुए दूसरा रोड लेना था। मतलब बेसिकली आप समझ सकते हो कि मुझे एक एल आकार में मुड़ना था, जो कि उस औरत के पास से था। मेरे पास कोई और उपाय नहीं था, क्योंकि मन में बेशक कितना भी डर लग रहा हो, लेकिन फिर भी एक ख्याल तो था ही कि भूत शायद नहीं होते। बेशक मैं उन्हें अपनी आंखों से देख रहा था। फिर भी मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट किया और रोड क्रॉस करने लगा। थोड़ा सा आगे मैं चल ही रहा था। मुझे अच्छे से याद था कि गांव के लोग हमेशा कहते हैं, अगर कोई आत्मा दिखे तो कभी भी जाते वक्त उसको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, वरना वो आत्मा आपका पीछा कर लेती है। बस मैं ही जानता हूँ कि मैंने किस तरीके से हिम्मत दिखाकर और धैर्य के साथ वो रोड क्रॉस किया और दूसरे रोड की ओर जाने लगा। एक डरावनी बात यह भी थी कि मैंने उस औरत को जब से पहली बार देखा था तब से वो एक ही जगह पर बिल्कुल स्टिल पोजीशन पे रुकी हुई थी। वो जरा सी भी नहीं हिली थी। ये तो मैं ही जानता हूँ कि मैं किस तरीके से डरते डरते अपने घर पे पहुंचा हूँ। जिस तरह की घटना मेरे साथ हुई थी, इसके बाद ये तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं उस रात बिल्कुल भी नहीं सोया। अगले दिन भी मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपनी क्लास लेते हुए अपने सारे स्टूडेंट्स को इस घटना के बारे में बता दिया। जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने ये घटना बताई, वो मानो एकदम से हैरान रह गए। बातों बातों में मैंने उनसे ये भी कहा, हो सके तो उस आत्मा के पीछे के सच के बारे में जानने की कोशिश करो। फिर क्या था, बहुत से स्टूडेंट्स ने उसी बस स्टॉप के पास आने जाने वाले लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिया। एक हफ्ता ऐसे ही बीत गया। मुझे नहीं पता था कि वो बच्चे मेरी बात को सीरियसली ले रहे हैं। तकरीबन एक हफ्ते बाद उनकी इस मेहनत का रिजल्ट सामने आया। पता चला कि उस बस स्टॉप पर करीबन 10 साल पहले एक दुर्घटना घटी थी। एक महिला रात के समय बिल्कुल आम लोगों की तरह उस बस स्टॉप पे बस का वेट कर रही थी, लेकिन बस सामने से बहुत ही स्पीड से आ रही थी। क्योंकि रात का समय था और रोड खाली थी, उस औरत का ध्यान नहीं गया और पता नहीं किस तरीके से उस औरत का पैर फिसल गया और वो रोड के दूसरी साइड आके गिर गई। बस की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ड्राइवर के ब्रेक लगाने के बावजूद बस टाइम पे नहीं रुक पाई और वो औरत उस बस के नीचे आ गई। उस औरत की बहुत ज्यादा ही दर्दनाक मौत हुई थी, क्योंकि उसका सर बस के टायर के नीचे आया था और उसका सर 2 टुकड़ों में बट गया था। बाद में जिन भी लोगों ने उस जगह का मंजर देखा तो सबका दिल दहल गया। इससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि उस औरत की मौत जिस दिन हुई थी वो रात पूर्णिमा की थी और उस रात के बाद कई लोगों को वो औरत अक्सर दिखाई दी, बिल्कुल वैसे ही अवतार में जैसे वो उस रात मुझे दिखी थी। उस टाइम पर भी कुछ दिनों पहले ही एक आदमी के साथ ऐसी घटना हो चुकी थी, लेकिन मेरे साथ जब ये घटना घटी तभी जाकर मुझे इस पर बिलीव हुआ, वरना मैं इन सब चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ। और यही वो घटना है जो कि मेरे साथ घटी सबसे ज्यादा डरावनी घटना थी। मैं शायद ही इस घटना को भूल पाऊंगा। मुझे ये तो नहीं पता कि अब वो औरत वहां पे दिखती है या नहीं, पर मैं यही चाहूंगा कि वो किसी को भी ना दिखे, वरना मेरी जो हालत हुई थी वो मैं ही जानता हूं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियां।